तो शुरुआत बेंगलुरु की खबर से करेंगे। 24 घंटे पहले जो घटना घटी थी उस पर हमने कल पूरी शाम कवरेज किया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके हिसाब किताब होना बाकी है। आज हम खबर लेंगे उन लोगों की जो बेंगलुरु में कल हुए 11 मौतों के गुनहगार हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तरफ उन 11 लोगों की तस्वीरें जिनकी जान कल मची भगदड़ में चली गई, जो आज हमारे बीच अब नहीं है। दूसरी तरफ उन 8 लोगों की तस्वीर है जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अगर ठीक से निभाया होता, अगर उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया होता तो बहुत संभव है 11 घरों के ये चिराग बुझे नहीं होते। तो सवाल है कि वो गुनहगार कौन है, सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, सवाल है कि इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने जो मजिस्ट्रेट जांच बिठाई है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, टाला मटोल तो नहीं किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि कल की भगदड़ के मामले में आज कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के फ्रेंचाइजी के खिलाफ दर्ज हुई है, जिसकी टीम ये मैच जीती थी और जिसका ये आयोजन था जिसमें ये भगदड़ हुई। दूसरा नाम जो है एफआईआर में वो है डीएनए नेटवर्क्स का। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कल का इवेंट यही हैंडल कर रही थी और पूरा प्रोग्राम इसी की वजह से वहां पर हो रहा था। तीसरा नाम है एफआईआर में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का KSCA, जिसके ग्राउंड में चिन्ना स्वामी स्टेडियम उसी के तहत आता है, जिसमें ये आयोजन किया गया था, जिसके बाहर भगदड़ मची है। और एक मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इस एफआईआर में दर्ज हुआ है। एफआईआर में यह दर्ज है कि बगैर इजाजत के KCA, डीएनए नेटवर्क्स और आरसीबी ने यह इवेंट कराया, बगैर इजाजत के। पुलिस की चेतावनी के बावजूद वो लोग भीड़ की एंट्री के लिए समुचित व्यवस्था करने में नाकाम रहे। आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट से स्टेडियम के गेट पर लगातार फ्री पास वाले पोस्ट डाले जा रहे थे, जिनसे लोग लगातार स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होते गए और पुलिस ने पहले से ही अधिकतम संसाधन वहां पे झोंक रखे थे, जो अगर नहीं होते तो यह हादसा और भी बड़ा और खतरनाक हो सकता था। यानी पुलिस ने अपनी इस एफआईआर में अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और सारी जिम्मेदारी KSCA, आरसीबी और डीएनए पे डाल दी है। तो सवाल है कि क्या पुलिस ने अपनी भूमिका वाकई में ठीक से निभाई? क्या प्रशासन ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई? क्या बेंगलुरु में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, वो भी बगैर पुलिस की इजाजत के? क्या कर रही थी पुलिस? क्यों होने दिया अगर इजाजत नहीं थी तो? क्यों इस कार्यक्रम को रोका नहीं गया? क्यों इस भीड़ को नहीं रोका गया जो लाखों की संख्या में चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तरफ चली आ रही थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की तर्कों के आगे आपके गले नहीं उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि कौन है वो 8 गुनहगार जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। जिस वक्त कल शाम 5 बजे के करीब ये स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, उस वक्त ये 8 चेहरे जो इस वक्त हमको समझ में आ रहा है बहुत बड़े गुनहगार साबित हो रहे हैं। ये 8 लोग कर क्या रहे थे, इनका क्या काम था, ये आपको एक एक करके चेहरे दिखाते हैं। और 11 मौतों के इन 8 गुनहगारों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया, जो कि बताया गया अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। दूसरा नाम आता है गुनहगारों की सूची में, वो नाम है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का। वो भी अपने दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन आपको बता दें दफ्तर में जाने के पहले DK शिव कुमार स्टेडियम में मौजूद थे और विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ियों का ये खैर मकदम कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। DK शिव कुमार ऐसे ही एकमात्र शख्स हैं जो तीनों जगह मौजूद रहे। पहले एयरपोर्ट पे जहां टीम आई, फिर उसके बाद विधानसभा में जहां पर टीम का स्वागत औपचारिक तौर पर सरकार ने, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने किया, और फिर स्टेडियम में जहां पर टीम को KSCA ने फेलिसिटेट किया, वहां पर भी मौजूद थे। लेकिन जब ये भगदड़ हुई तब बताया गया कि DK शिव कुमार अपने दफ्तर लौट गए थे। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो कर्नाटक के गृह मंत्री G परमेश्वर का है, क्योंकि पुलिस इन्हीं के तहत है। यह भी बताया गया कि अपने दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे। चौथे नंबर पर कर्नाटक की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी DGP MS सलीम का नाम आता है, और वो भी अपने राजनीतिक आकाओं की तरह अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। 5वें नंबर पर आरसीबी के चेयरमैन प्रथमेश मिश्रा का नाम आता है। प्रथमेश मिश्रा के बारे में बताया गया कि शायद उस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद थे। इनके बारे में कहाँ थी मौजूदगी इनकी 100% श्योरिटी के साथ अभी नहीं बताया जा रहा है।
छठे नंबर पर कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट्ट अदवई का नाम आता है, जो भगदड़ के वक्त स्टेडियम में मौजूद थे खिलाड़ियों के साथ और वहां पर मौजूद उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के साथ। सातवें नंबर पर नाम आता है बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद का, वो भी अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। आठवें नंबर पर नाम आता है बेंगलुरु के ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख एमएन अनुचेत का, जो उस वक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर यानी टीएमसी में बैठकर हालात का जायजा ले रहे थे। यानी ये दफ्तर में मौजूद थे, हालात का जायजा ले रहे थे। लाखों की संख्या में भीड़ सड़कों से पैदल चलती हुई चिन्ना स्वामी की तरफ आ रही थी, लेकिन रोकी नहीं गई। होल्डिंग एरियाज नहीं बनाए गए थे, लेकिन हालात ना ये देख पाए ना संभाल पाए। नतीजतन मौका पड़ने पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि गेट खुलने वाला है, खिड़कियां खुलने वाली हैं टिकट मिलने के लिए, तो वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 मासूम फैंस की जान चली गई। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का आज एक बयान सामने आया, जिसमें वो रोते हुए दिखाई पड़े। पहले शिव कुमार को सुन लेते हैं। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. शिव कुमार साहब के ये आंसू संवेदना के लिए निकले या फिर सवालों से बचने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सवाल जिम्मेदारी का है और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की थी, जिस सरकार में नंबर 2 पर खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ही आते हैं। सरकार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की भी संयुक्त जिम्मेदारी थी इस आयोजन को लेकर। तो सवाल है, आखिरकार जो बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्या इस संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह हुआ? क्यों ट्रैफिक एडवाइजरी जारी समय पर नहीं की गई? लाउड स्पीकर की व्यवस्था भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्यों नहीं थी? बगैर तैयारी के इस जश्न का आयोजन क्यों रखा गया? विजय परेड को लेकर कंफ्यूजन क्यों हुआ? पहले कहा कि विक्ट्री परेड होगी, फिर कहा नहीं होगी, और फिर पूरा कंफ्यूजन का माहौल रहा। फ्री एंट्री की इजाजत क्यों दी गई थी? आखिर में अनाउंसमेंट क्यों किया गया? क्या रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, जो कि फ्रेंचाइजी है, उसके दबाव में जल्दबाजी में यह कार्यक्रम हुआ? पुलिस इतने कम समय में मैनेजमेंट के लिए आखिरकार क्यों तैयार हो गई, जो पहले मना कर रही थी कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या सरकार क्रिकेट एसोसिएशन के दबाव में झुक गई? क्या केएससीए ने पूरी तरीके से सरकार पर अपना दबाव का इस्तेमाल किया? इन सवालों का जवाब शासन करने वालों के आंसू बिल्कुल नहीं हो सकते। प्रशासन की नाकामी कैसे दिखती है, उसे अपनी 15 साल की बेटी को उस भगदड़ में खोने वाले इस पिता के दर्द भरे बयान से आप समझ सकते हैं। परिवार वालों के आंसू हैं, दर्द है और कुछ बेहद गंभीर सवाल हैं। समझने के लिए आप हमको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। इन जूते चप्पलों पर बुधवार की शाम क्रिकेट की दीवानगी उचक उचक कर अपने सितारों को देखना चाह रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की भगदड़ मची, लोग भागे, 11 की जान गई। बहुतों को चोट लगी और यहां रह गए ये लावारिस जूते चप्पल, जिनकी खामोशी में हुकूमत की नाकामियां चीख रही हैं। जिन्होंने जान गंवाई, उनमें से ही एक 15 साल की दिव्यांशी थी। वो भी उस भीड़ में शामिल थी जो आरसीबी की जीत का जश्न मनाने चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंची थी। लोगों ने धक्का दिया और वो जमीन पे गिर पड़ी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। अब मां की आंखों में आंसू बचे हैं, पिता की आंखों में वो आंसू भी थम चुके हैं। People
pushed and she fall down. No, my wife and my sister-in-law was there. No, they came and they visited, but support, there is no support proper previously. First aid they have not given properly. Yeah, in auto she has taken. She has taken in auto. There is no police support or nothing. एक तरफ अपनों को खोने वाले के आंसू हैं, दूसरी तरफ इन आंसुओं पर राजनीति है। जश्न का आयोजन आरसीबी की ओर से किया गया था, लेकिन जिसमें सरकार भी शामिल थी। इस सरकार के पुलिस प्रशासन को अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भीड़ आ सकती है। ऊपर से टिकट और पास को लेकर कंफ्यूजन इतना था कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में लाखों फैंस पहुंच गए। Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000, but 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. State government is not willing to take up the responsibility. And more than 11 innocent lives has been lost due to the incompetence of the state government. Since state government and its police department, they were not prepared for such a big celebration. भगदड़ में जिनके परिजन मारे गए वो जिंदगी भर शोक और संताप में जिएंगे, लेकिन राजनीति करने वाले अपनी सियासी चाल चलते रहेंगे। बीजेपी का आरोप है कि भीड़ प्रबंधन के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। कांग्रेस का जवाब है कि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। बीजेपी का आरोप है कि भगदड़ और मौत को रोका जा सकता था। कांग्रेस का कहना था कि उसके पास तैयारी के लिए कोई समय नहीं था। बीजेपी का आरोप है कि सरकारी लापरवाही से लोगों की जानें गई। कांग्रेस का जवाब है सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी की थी। बीजेपी की मांग है इन 11 मौतों की जिम्मेदारी तय हो। कांग्रेस कह रही है भगदड़ में तो कुंभ में भी लोगों की जान गई थी। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್. कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्रियों तक को एहसास है कि लापरवाही हुई है, लिहाजा वो गलती मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमलावर है। अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। Yes, there has been a mistake. We have agreed to it. We have taken responsibility. We will correct. We are a responsible government. कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। जांच रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो जाने वापस नहीं आएंगी जिन्हें बचाया जा सकता था, जिनसे कई घरों में हमेशा के लिए अंधेरा नहीं होता। बेंगलुरु में दीपक बोपन्ना के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक सरकार के कुछ मंत्रियों ने जिम्मेदारी ली है, माफी मांगी है, लेकिन एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट में यह मामला अपने आप उठा है। हाईकोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि घटना के वक्त 1318 पुलिसकर्मी सहित कुल 1483 अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद थे। स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा थे, यानी कहां 2.5 लाख लोग और कहां 2,500 पुलिसकर्मी। अदालत ने पूछा कि क्या घटना के समय एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि हां थी तो थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं। अदालत ने पूछा कुल कितने गेट हैं। कहा गया कुल 21 गेट वहां पर थे
उनमें सबको खोले रखने का निर्देश था। लोगों को अंदर बैठने की अनुमति दी गई थी। वहां लगभग 2 लाख लोग बाहर इकट्ठा थे। जांच अब शुरू हो गई है। सभी को नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हर किसी पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है कोर्ट में। इस बीच काफी लंबे समय तक चुप्पी ओढ़े रहने के बाद आरसीबी यानी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, जिसकी टीम की नुमाइंदगी, जिसने ये मैच जीता, आईपीएल का टूर्नामेंट जीता, आरसीबी का भगदड़ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आज आया। क्या कहा गया इस बयान में, आप जान लीजिए। इस बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने आरसीबी परिवार को बहुत दर्द और दुख हुआ है। आरसीबी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इस दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता के लिए आरसीबी केयर्स नाम का एक कोष बनाया जा रहा है। हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में हमेशा हमारे प्रशंसक रहेंगे। हम दुख में भी एकजुट हैं। इन पर एफआईआर के बारे में हम विस्तार से आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई कौन करेगा। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी तभी जिम्मेदारी तय हो सकती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि हम लगातार बोल रहे थे कि बेंगलुरु पुलिस पर कौन जांच करेगा। अब खबर आ गई कि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को कल हुई भगदड़ के लिए सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जो जानकारी हमारे पास है, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, एसीपी और कईयों के खिलाफ ये सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती थी। जैसे कि पुलिस ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम को रद्द भी नहीं होने दिया, कार्यक्रम भी चलता रहा और पुलिस के लोग हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते से रहे। तो बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर, बेंगलोर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, एसीपी और कई और बड़े अधिकारियों पर यह गाज गिरी है। तो जो एफआईआर हुई थी वो उसमें आरसीबी का नाम था, डीएनए का नाम था, केएससीए का नाम था। अब मुख्यमंत्री ने उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर दी है, सस्पेंड कर दिया है, जिनकी अगुवाई में कल ये कार्यक्रम चल रहा था, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारी जो गुनहगारों की लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके नाम आते हैं। इन तमाम लोगों के इतनी हड़बड़ी में आयोजन क्यों किया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी बेंगलुरु से निहाल किदवई जुड़ गए हैं। निहाल, किन किन लोगों पे कार्रवाई हुई है, कुल कितने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं? देखिए, ये बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस बी दयानंद, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर विकास कुमार के साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनुच्छेद और सेंट्रल डीसीपी, इन 4 बड़े अधिकारियों के सस्पेंशन की खबर है। बहुत बड़ी खबर है और जाहिर है कि कल से मैं ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उस वक्त पुलिस की जिस तरह की मौजूदगी होनी चाहिए थी और जिस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए थे वो वहाँ नहीं दिख रहे थे। और ऐसे में बिल्कुल साफ था कि कहीं न कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और जैसी ही कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ आरसीबी और डीएनए के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ और उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने खुद की है। निहाल, एक चीज और बताइए, एफआईआर में आरसीबी का नाम है, केएससीए का नाम है, डीएनए का नाम है, इनके लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अल्लू अर्जुन के मामले में तो तुरंत गिरफ्तारी कर ली थी तेलंगाना में, यहाँ पे गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। शाम में ही इन सबों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो अब देखना है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। अब जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तो ऐसे में साफ है कि इन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि काफी पुलिस पर और सरकार पर दबाव था और ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। शायद ही ऐसा पहले कभी देखा गया हुआ कि इतने सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया। पर अभी भी डीजीपी पे कार्रवाई नहीं हुई है,
क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी सब बेंगलुरु में थे, सब खिलाड़ियों के स्वागत में लगे हुए थे, सबके फोटो खिंच रहे थे। और सबसे बड़ी दुखद बात निहाल इसमें यह है, स्टैम्पीड में 11 मासूम क्रिकेट फैंस मारे गए। एक भी अधिकारी का, एक भी नेता का परिवार वाला, रिश्तेदार नहीं मारा गया, क्योंकि वो सुरक्षा में था, क्योंकि वो वीवीआईपी एंट्री कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद है। हालांकि जो डीजीपी है और उस स्तर के अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर से सीधे तौर पर यहाँ पर बेंगलुरु का जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, शायद इसलिए, या फिर आगे उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जो कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके साथ साथ 2 आईजी और 1 डीआईजी रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बहुत बड़ी खबर। निहाल, आप नजर रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आरसीबी की जीत 24 घंटे तक भी खुशियों में नहा नहीं पाई। 18 साल का इंतजार किया था, याद रखिएगा। आरसीबी की जीत को सीधे विराट कोहली की जीत से जोड़ा गया। आज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बेंगलुरु से मुंबई पहुंच गए। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हमारे पास आई हैं। विराट कोहली इन तस्वीरों में परेशान, उदास दिख रहे हैं। जीत का जश्न या जीत की खुशी चेहरे पर बिल्कुल नहीं है। ये स्वाभाविक भी दिखा। उन्होंने पहले ही कल की घटना पर अपना शोक भी प्रकट किया था। मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन विराट ने या उनकी पत्नी अनुष्का ने कोई बात नहीं की मुंबई पहुंचने पर, और वो सीधे अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चले गए। चंद महीने बीतते नहीं कि भगदड़ की खबर कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। जहां भगदड़ होती है वहां विपक्ष में बैठने वाले सरकार को दोषी ठहराते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। सरकार सफाई देती है और बात आई गई हो जाती है। लेकिन इन सबसे एक आम आदमी की जान की कीमत इनके लिए मायने नहीं रखती है। ऐसे में अगर आप बदकिस्मती से किसी भगदड़ वाली स्थिति में फंस जाएं तो अपने आप को कैसे बचाएं, क्या तरीका अपना सकते हैं, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एंट्री या एग्जिट रूट क्लियर ना हो तो किनारे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, सामने या बीच में ना रहें। हमेशा राइट या लेफ्ट की तरफ हो जाएं। फंसने पर नाजुक अंगों को हाथों से बचाने की कोशिश करें। सर को ऊपर की तरफ रखें ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। और अगर गिर जाएं तो बच्चे की तरह खुद को बचाते हुए बस लेटे रहें। हम ये सब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अगर भगदड़ हो जाती है तो जिम्मेदारी संगठन और लोग एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने में लग जाते हैं। अब देखिए कि कर्नाटक में सरकार और पुलिस मान रही है कि क्रिकेट संगठन दोषी हैं, फ्रेंचाइजी दोषी है। दूसरी तरफ क्रिकेट संगठन पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस में तालमेल की कमी के कारण ये भगदड़ हुई है। जो घटना कल बेंगलुरु में हुआ, मुझे नहीं लगता है कि इतना कम समय में ऐसा एक प्रोग्राम कर सकता है, ऐसा एक गैदरिंग तैयार कर सकता है। सो मेरे ख्याल से वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या बेंगलोर पुलिस हो या जो भी फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी अथॉरिटीज़ कर रहा है, उनमें शायद कोई तालमेल का कुछ अभाव हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। हमारा एपेक्स काउंसिल है, जनरल बॉडी मीटिंग है, उस सब में आप ये इंसिडेंट को ज़रूर हम एक शिक्षा लेके हम लोग कुछ नया क्या कर सकता हूँ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसा दुखजनक घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग जरूर कुछ नया तरीका निकालेंगे। बीसीसीआई के लिए भी बिल्कुल ये इस तरह की घटना पहली बार थी। जाहिर तौर पर कोई तैयारी नहीं थी। अब प्रोटोकॉल बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि बीते 17 साल के आईपीएल में कभी इस तरह की घटना सामने नहीं आई। हर बार कोई ना कोई नया विजेता हुआ, हर बार उसकी विक्ट्री परेड हुई उसके स्टेट में, उसकी जगह पर, लेकिन कभी इस तरह की दुर्घटना सामने नहीं आई थी जैसा कि कल बेंगलुरु में हुआ। फिलहाल जब आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ वो लोग जो अब हमारे बीच नहीं हैं, वो 11 मासूम लोग क्रिकेट फैंस, और एक तरफ वो 8 लोग जो कि जिम्मेदार है। अगर इन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो ये 11 चश्मचिराग आज हमारे बीच सुरक्षित होते, जीवित होते। भारत के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस के नेता शशि थरूर का एक और बयान बहुत चर्चा में है। आजकल थरूर के बयान के खिलाफ खुद थरूर की ही पार्टी यानी कांग्रेस में आवाज उठ रही है। इस मुद्दे पर थरूर ने आज बड़ी बात कही है। थरूर ने कहा कि सीमा के उस पार हम सबसे पहले भारतीय हैं। जो लोग राष्ट्र हित में बोलने को पार्टी विरोधी मानते हैं, वो पहले खुद से ये सवाल करें।
भारत की सैन्य कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ कि वहां की सरकार अब तक संभल नहीं पाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में घूम घूमकर भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो भी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन भारत का दूत बनकर इन नेताओं ने ग्लोबल मंच पर जो बातें कहीं, वो यहाँ घरेलू मोर्चे पर भी कई नेताओं के लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई। खास तौर पर कांग्रेस के नेता आज थरूर की बातें जरूर सुन रहे हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही। थरूर ने कहा, जो लोग राष्ट्रहित के काम को पार्टी विरोधी करार दे रहे हैं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए। Anybody who sort of considers that working in the national interest is some sort of anti-party activity. इंटरव्यू में राहुल गांधी के हालिया बयान और अमेरिका को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर थरूर ने साफ कहा, भारत ने कभी किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। We have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. जाहिर है थरूर ने जो बात कही वो दूर तक पहुंची और उनके बयान पर प्रतिक्रिया भी आई। ऑपोजिशन की लीडरशिप को उनके एमपी से सीखना चाहिए, शशि थरूर जी से सीखना चाहिए, खुर्शीद जी से सीखना चाहिए, किस प्रकार से वो एज भारतीय, एज इंडियन अपना पक्ष, भारत का पक्ष बाकी देशों के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से टेररिज्म की लड़ाई में हम सबको साथ में आना है, ना कि हर वक्त राजनीति करनी है। तो इन नेताओं को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि हर वक्त राजनीति करके नहीं चलेगा। आज अलग अलग डेलीगेशंस में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ के भी लोग हैं, वो भी एक वॉइस में, एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इनको खुद को रेलेवेंट रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं बचा है। एनडीटीवी ने विदेश दौरे से लौटे सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सूले से भी बात की और उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत खास है। ये बात हमने सामने रखी कि टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है, ऐसा कैंसर है, ऐसी आग है जो सबको अपने अपने लपेटे में ले सकता है। तो इस तरीके से हमने तो अपनी कोशिश की, कोई बड़ा काम हमने नहीं किया। जाहिर है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमारी हुकूमत ने मुल्क की नुमाइंदगी करने का एक मौका दिया, तो हम लोग उसको उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कौन दुनिया में आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। उन देशों में भी आतंकवाद का कभी ना कभी असर पड़ा है और इसलिए वो बहुत सहानुभूति के साथ आतंकवाद का विरोध करते हैं और बहुत स्ट्रांग। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो चिट्ठी लिखी थी और जो संदेश भेजा था, बड़ा स्ट्रांग संदेश भेजा था और उसमें उन्होंने शायद सभी देशों में अगर जो स्ट्रांगेस्ट संदेश आया था वो मलेशिया से आया था। हमें इतना अच्छा लगा कि 70 सालों में हमारे सारे जो ये वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, हर एक के बारे में सिर्फ प्यार और इतना अच्छा सबके बारे में बोले और उनकी अपेक्षा है कि भारत आज भी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, हम सारे चारों देश ये पूरी ताकत से भारत के साथ खड़े रहे।
अभी संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में 1.5 महीने का वक्त है। ऑपरेशन सिंदूर पर चालू राजनीति संसद में क्या गुल खिलाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पर महाभारत का सत्र लगातार चल रहा है। एनडीटीवी ब्यूरो। और ये आगे बढ़ने के लिए पहले आपको जरूर दिखाते हैं शशि थरूर के अमेरिका दौरे का एक मजेदार वाकया। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर से जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये मुझसे सवाल कैसे कर सकता है, ये तो मेरा बेटा है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor of the Washington Post. Definitely asking a question in personal capacity. And mostly to say hi before you go off to your next engagement. Raise the mic. Mostly to say hi before you go off to your next engagement. I'm curious though, on this tour you've been on, various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Okay, well, I'm very glad you raised this, Ishan. I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. पिछले दिनों ऐसे कई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में अब पाकिस्तान की एक महिला का नाम सामने आया है। पता चला है कि भारत के यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को यही महिला पाकिस्तान ले जाती थी, वहां की एजेंसियों से मिलवाती थी। नौशाबा नाम की यह महिला बेहद रसूखदार है और बिजनेस की आड़ में ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मंसूबे पूरे करने पर लगी हुई थी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ बस मैं इतना खुश हो गई देख के इतना। पाकिस्तानी जासूस होने के आरोपों से घिरी ज्योति की कई तस्वीरें देखी आपने। ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों से मिलती है। ज्योति पाकिस्तान में जाती है, वहां वीआईपी ट्रीटमेंट पाती है। ज्योति पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी के बीच घूमती है। आखिर ज्योति के लिए ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? किसने ज्योति को ये सुविधाएं दिलाई? ये तस्वीर नौशाबा की है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई की मैडम एन के नाम से जानी जाती हैं। खबर है कि ज्योति और जासूसी के दूसरे आरोपियों के पीछे मैडम एन की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाली एक महिला भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क चलाती है। दरअसल हाल ही में जो जासूस पकड़े गए हैं उनसे खुफिया एजेंसियों के लोगों ने पूछताछ की तो इस महिला के बारे में जानकारी मिली। उन जासूसों के मोबाइल नंबरों से महिला का मोबाइल नंबर मिला। इस महिला का नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। ये महिला लाहौर की रहने वाली है और पाकिस्तान में एक बड़ी कारोबारी है जो जयाना नाम से एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है। ये महिला लगातार भारतीयों को पाकिस्तान लेकर जाती है और वहाँ पर कई शहरों का दौरा करवाती है जिससे पाकिस्तान की छवि पॉजिटिव बने। आगे बढ़ने से पहले नौशाबा के वो दस्तावेज देखिए जो इस वक्त एनडीटीवी के पास हैं। ये नौशाबा का आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नौशाबा का पूरा नाम नौशाबा शहजाद मसूद है और उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है 610118913508। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंसियां नौशाबा के जरिए भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की साजिश रच रही थीं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ज्योति और दूसरे आरोपियों को नौशाबा ने ही पाकिस्तान की सैर कराई है। नौशाबा पेशे से कारोबारी है जो पाकिस्तान के लाहौर में जयाना ट्रैवल्स एंड टूरिज्म नाम से बिजनेस चलाती है। नौशाबा का पति पाकिस्तान सिविल सर्विस से रिटायर्ड अधिकारी है। पाकिस्तान में घुमाने के बहाने नौशाबा यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को झांसे में लेने का काम कर रही थी। नौशाबा ही ज्योति जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अधिकारियों से मिलवाती थी।
नौशाबा पिछले 6 महीनों में अभी तक करीब 3000 भारतीय और 1500 के करीब विदेशों में रह रहे भारतीयों को पाकिस्तान ले जा चुकी है। नौशाबा की दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा डिपार्टमेंट में भी खासी पैठ थी। नौशाबा सीधे फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सुहैल कमर और काउंसलर ट्रेड उमर शेरियार के संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि पाक दूतावास में बतौर वीजा ऑफिसर काम करने वाले अधिकारी दानिश से भी नौशाबा की सीधी बात होती थी। यही महिला पाकिस्तान में जो भारत के बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनको पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोगों से मिलवाती है। इस महिला की भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी काफ़ी अच्छी पैठ है। ये महिला पाकिस्तानी जो एम्बेसी में अधिकारी था दानिश, उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से जानती है और पाकिस्तानी एम्बेसी में हाई कमीशन में बड़े अधिकारियों को भी जानती है। इस महिला के एक फ़ोन पर जो भारतीय हैं उनको पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है, ये भी जानकारी मिली है। ये महिला लगातार भारतीयों के संपर्क में थी और इस महिला की जो ट्रैवल एजेंसी है जयाना, वो पाकिस्तान में अकेली ट्रैवल एजेंसी है जो सिखों और हिंदुओं को तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनका दौरा करवाती है। ध्यान देने की बात यह है कि तकनीकी रूप से भारत से पाकिस्तान के लिए पर्यटकों को भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही भारतीय नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की कोई प्रक्रिया है। लेकिन पाकिस्तान उच्चायोग मैडम एन की सिफारिश पर विजिटर वीजा जारी कर रहा था। पाकिस्तानी सेना और ISI से नौशाबा के कनेक्शन को आप ऐसे समझिए कि मैडम एन पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करवाने वाली इकलौती एजेंसी की मालिक हैं, यानी वो भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान घूमने में मदद करती हैं। नौशाबा भारतीय तीर्थयात्रियों से बहुत ज्यादा पैसे वसूल रही हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रमोशन के लिए कर रही है। हाल ही में मैडम एन ने भारत में दिल्ली समेत दूसरे शहरों में अपने एजेंट नियुक्त किए हैं जो खुले तौर पर उसकी एजेंसी का प्रमोशन कर रहे हैं। महिला का जो पासपोर्ट की कॉपी है और जो इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, NDTV के पास हैं और ये डॉक्यूमेंट्स भी साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो महिला का नेटवर्क है वो बड़ा है। उसके कई बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी भी जानकारी मिली है। महिला के इंस्टाग्राम पर कई पेज हैं जयाना ट्रेवल्स के नाम से, जिसमें उसने कई वीडियोस डाले हैं और इन वीडियोस में तमाम जो भारतीय हैं वो जयाना ट्रेवल्स की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम एन के बारे में पता चला है कि वो भारतीय यूट्यूबर्स के साथ आर्थिक लेन देन भी करती थी। पकड़े गए जासूसों के मोबाइल से नौशाबा का जो फोन नंबर मिला है वो है 92321। इसी तरह नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी हमारे हाथ लगी है, जिसके जरिए भारतीयों के साथ उसकी मनी ट्रांजैक्शन ट्रेल को खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार के पर्यावरण दिवस पर ग्लोबल थीम है कि कैसे प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म किया जाए। प्लास्टिक प्रदूषण वाकई दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये प्रदूषण बढ़ेगा तो दुनिया बचेगी नहीं। इसको क्यों खत्म करना जरूरी है, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस प्लास्टिक से जिंदगी बर्बाद होती है उसको पैदा करने में इंसान किस कदर मशगूल है, उसको आप इस बात से समझिए कि 2024 में 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। इनमें ही 2000 से 2019 के बीच वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन दोगुना हो गया। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की है, जिसके मुताबिक 1950 के दशक से अब तक 9.2 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, जिनमें से 7 बिलियन टन कचरा बन गया। इनमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाया, जबकि 1.9 से 2.3 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल झीलों, नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करता है। अगर दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो इसमें प्लास्टिक का योगदान 3.4% है। और इन प्लास्टिक कचरों के स्रोत की बात करें तो पानी और शैम्पू की बोतलें, डिस्पेंसिंग कंटेनर, पॉलिएस्टर की शर्ट
और पीवीसी पाइप आ जाते हैं। साफ है कि इनसे बचे नहीं तो दुनिया बचेगी नहीं। एनडीटीवी ब्यूरो। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।